मालवा का परमार वंश। इनके दोनों तीनों पड़ोसियों के नाम ध्यान रखना। फर्स्ट वन यहां पर चंदेल, जबलपुर वाला यानी त्रिपुरी तेवर वाला कलचुरी जो आपको बताया। गुजरात वाला जो एरिया होगा यहां पर आने वाले हैं चालुक्य। जितने भी पड़ोसी होंगे आपस में नहीं बनने वाली इनकी साथी, और एक आध साइड वाले से बनेगी, दूसरे साइड वाले से बिल्कुल नहीं बनेगी। मालवा का परमार वंश, हर वर्ष एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में, एक क्वेश्चन मेंस में। 200 वर्ड्स तक में मिलेगा, इसके पहले 300 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन मिलता रहा है। मालवा के परमार वंश लिख लीजिए, नोट डाउन। संस्थापक सबसे पहला उपेंद्र। उपेंद्र, इसका एक अन्य नाम कृष्णराज भी मिलता है। उपेंद्र एंड कृष्णराज। परंतु यह गुर्जर प्रतिहारों का सामंत माना जाता है। इसलिए परमारों का पहला स्वतंत्र शासक सीयक सेकंड को माना गया। अर्थात ये किसके अंडर में काम कर रहे थे एज अ सामंत? गुर्जर प्रतिहारों के। तो बोले साहब ये तो सामंत थे, नॉट द किंग। तो बोले साहब स्वतंत्र की घोषणा किसने की? तो सीयक द्वितीय। यहां से अपन देखते हैं, है ना। इसको बहुत सिंप्लीफाइड अगर बोले तो बोले साहब फाउंडर कौन था? तो बोले उपेंद्र था। जबकि वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सीयक सेकंड। सीयक का एक और नाम मिलता है, हर्ष करके नाम मिलने वाला है, इनको ध्यान रखना। उपेंद्र, उपेंद्र के बाद में सीयक पढ़ेंगे अपन। बहुत सारे शासक आएंगे इनमें, 50। 5-6 ध्यान रखना आप, क्वेश्चन उतने में से ही आएगा, 4-5 में से ही आने वाला है। इनके पश्चात में हम देखेंगे तो मुंज का नाम ध्यान रखना। वक्कपति मुंज। मुंज के बाद में आपको ध्यान रखना है सिंधु राज का, और सिंधु राज के पुत्र होने वाले हैं राजा भोज। क्वेश्चन इतने में से ही बनता है। 90% दो जगह से ही सेक्शन, 2 या 3 से ही सेक्शन से आया है। फर्स्ट वन फाउंडर से आया है, राजा भोज से आया हुआ है। ठीक। और हुआ तो बोले साहब वास्तविक संस्थापक इत्यादि वगैरह के संदर्भ में, या किसी कोई सांस्कृतिक उपलब्धि इत्यादि है तो उनके संदर्भ में। ये कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे, कौन से फैमिली पर पढ़ रहे हैं? मालवा का परमार वंश। इस पर टफ क्वेश्चन आएगा, तैयार रहिएगा। आया है क्वेश्चन। ठीक। मालवा में परिवार वंश हम पढ़ रहे हैं इतिहास में। इतिहास में इसको शामिल आपने किया, तो इतिहास में सबसे पहली शर्त ये होती है, डिटेल में पढ़ रही तब आपके पास में इस वंश के बारे में क्या सोर्स है, यानी इसके इतिहास जानने के साधन। इतिहास जानने के साधन दो प्रकार के होते हैं, इतिहास के जानने के साधन साथी। एक होता है साहित्यिक स्रोत, जबकि दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। तो कौन कौन से हैं इनको थोड़ी सी नजर मार लीजिए। द वेरी फर्स्ट वन, साहित्यिक स्रोतों में भारतीय तथा विदेशियों के विवरण। भारतीय तथा विदेशियों के विवरण, जैसे प्रमुख किताबें हैं नव सहसांक चरित। द वेरी फर्स्ट वन इज नव सहसांक चरित, रिटन बाय पदम गुप्त परिमल। पदम गुप्त परिमल।
ब्रैकेट में लिख लो, मुंज का राज कवि था ये, जैसे अपन वक्तपति मुंज पढ़ेंगे साथ ही। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है प्रबंध चिंतामणि। दूसरी है बुक का नाम प्रबंध चिंतामणि, रिटन बाय मेरुतुंग। जैन धर्म से संबंधित है ये। परमारों की भी जानकारी मिलती है और गुजरात के चालुक्य शासकों की भी इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बना जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग पर अब कर दी है। द नेक्स्ट वन, विदेशी लेखकों में ध्यान रखना, अल बरूनी, इनकी किताबों से भी जानकारी मिलती है। अल बरूनी की फेमस बुक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, 50 बार आया क्वेश्चन है। फरिश्ता की तारीख फरिश्ता, इवन मुगल काल में आईने अकबरी, रिटन बाय अबुल फजल, इससे भी इस फैमिली की जानकारी मिलती, डायनेस्टी की। और लगभग सभी ने राजा भोज के बारे में काफी प्रशंसा की है, सभी ने। पुरातात्विक स्रोत पर आ जाओ, आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं वो देख लेते हैं। कुछ अभिलेख प्रसिद्ध हैं इसमें। पहला उज्जैन अभिलेख, भोज का बांसवाड़ा अभिलेख, सब दिया है नोट्स में आपको, सब कुछ दिया हुआ है आपको, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, एक एक लाइन बिल्कुल, एक एक शब्द चबा जाना, मैं तो यही कहूंगा, मिस नहीं करना। नेक्स्ट वन, उदयादित्य की उदयपुर प्रशस्ति। ठीक, उदयपुर कहाँ है ये? उदयपुर की गुफाएं, मध्य प्रदेश वाला। ठीक, गुप्त काल में जो आपने पढ़ी हुई था, एकाश वराह प्रतिमा इत्यादि वगैरह जो आप देखें, तो वहां पर वही उदयपुर, उसमें विदिशा वाला। ठीक, विदिशा राय थे, तो वहां पर भी अभिलेख मिला हुआ है। एक और अभिलेख है हसील अभिलेख, CX सेकंड का। तो ये कुछ ऐसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस और भी हैं, दिए हैं नोट्स में, ये सबसे खास है, तो इनसे आपको जानकारी मिलती है। ठीक, अभी खुद कई किताबें राजा भोज भी लिखेंगे, तो राजा भोज की पुस्तकें कौन कौन से भी बात करेंगे उन पर, उनसे भी जानकारी मिलती है। इसमें बहुत डिटेल में क्वेश्चन आया और आगे भी आएगा। MPPSC 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था कि परमार वंश की उत्पत्ति या उनके बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें किन किन सोर्सेस से मिलती है। उसमें आपको 3 से 4 कोटेशन दिए थे, उसमें बताना था कि कौन कौन से सही हैं, तो इन 4 में से पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि चारों सही, ऐसे करके आया था। तो यही क्वेश्चन था जो आपने भी लिखा, दिया हुआ था। मेरुदंड की प्रबंध चिंतामणि से मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ मिलती है। पद्म गुप्त की नवशशांक चरित्र से मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ जी मिलती है। उदयपुर प्रशस्ति से मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। यही वह क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों से यह प्रश्न बनाते नहीं बना था,
इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा जाकर आप। तो ये टफ क्वेश्चन है, पॉइंट 1। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कई बार बच्चों को कि सर बहुत टफ आया, एक ही बार आया, नहीं। इन चीजों को जो आपने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के देखा हुआ है, इस पर 50 बार क्वेश्चन आया है और वो टुकड़ों टुकड़ों में आया था पुराने पैटर्न पे। जो नया पैटर्न मैंने आपसे कहा 2018-19 के बाद से आपको देखना मिलता है, उसमें टफ वे में पूछ रहे हैं। पुराना पैटर्न कैसे आता था? नवशशांक चरित्र के लेखक कौन है? ठीक है। मेरुतन की पुस्तक का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? राजा भोज की पुस्तक का नाम दे दिया, सरस्वती कंठाभरण, बोले साहब इसके लेखक कौन है? राजा भोज किस फैमिली से बिलोंग करते थे? ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। वो पुराना पैटर्न था, वो गया जमाना। अब ये जो नया पैटर्न है उसमें आपको बहुत डिटेल में खासकर इनको पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले तक का अपन ने जो भी पढ़ा है काफी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अब इनको और गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ये 3-4 डायनेस्टियों पर गहरे प्रश्न आने वाले हैं, इस बात को भी तैयार रहना। तो इनके कम से कम 5-5, 6-6 शासकों को, इनके काल को, संस्कृति को थोड़ी अच्छे से देखना पड़ेगा। आगे बढ़ जाइए। द नेक्स्ट वन। तो यहां से स्थापना हमको देखने को मिलती है। सबसे पहला पॉइंट की संस्थापक कौन है? उपेंद्र। इसका दूसरा नाम क्या भी मिलता है? ये किसका सामंत? गुर्जर, प्रतिहार इत्यादि का सामंत हमको देखने को मिलता है। इसके पश्चात में जो अगला शासक आने वाला है उसका नाम है हर्ष है या सियक सेकंड। नोट इट। नर्मदा के तट पर इसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया। और परमारों की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके दरबार में धनपाल नामक विद्वान रहते थे। धनपाल, जिन्होंने पाईलक्षी नाम से प्राकृत शब्दकोश लिखा है। प्राकृत लैंग्वेज क्या नाम से? पाईलक्षी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट। अभी इस बंदे पर क्वेश्चन आने वाला है। सियक के दो पुत्र थे, मुंज तथा सिंधुराज। इन दोनों ने कम समय के लिए शासन किया। मुंज अपनी विजयों तथा सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए जाना जाता है, इसलिए भोज का वह पूर्वगामी कहलाता है। इसलिए राजा भोज का वह पूर्वगामी कहलाता है। ऐसा माना गया है कि ये दत्तक पुत्र थे। किसके? सियक के। रीजन इनके नाम से पता चलता है, ऐसा कई विद्वान बताते हैं कि बोले मूंज पर ये प्राप्त हुए थे। घास होती है एक प्रकार की, है ना, ऐसा कहते बहा दिया था और वहां पर फिर वहां के पास में उनको पाया था, तो वहां से उन्होंने इसको अपना लिया था। तो ऐसा दत्तक पुत्र कहलाएगा। तो वहां से नाम पड़ गया, बोले मुंज, मूंज। क्लियर। चलिए द नेक्स्ट बना जाते हैं। इनका जो युद्ध, यस, एडॉप्टेड। इनका जो युद्ध है 6+1, 7 बार चालुक्य वंशी शासक तैलप सेकंड से हुआ। तैलप सेकंड से हुआ। 6 बार इन्होंने तैलप को हराया। परंतु 7वीं बार
ये हार गए और निधन हो गया। क्लियर। तो ये बड़ी ही करुणामय कहानी देखने को मिलती है, क्योंकि 6 बार उन्होंने उसको हराया, जाने दिया, भाग जाने दिया, माफ कर दिया, सारी बातें ठीक, लेकिन 7वीं बार में जब ये पराजित हो गए तब फिर उसने उनको नहीं छोड़ा। तो ये अपन को देखने को मिलता है कि आपस में लड़ते रहते। मैं पहले ही कह चुका सामंतवाद इत्यादि वगैरह का दौर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां ध्यान रखना। मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि का नायक मुंज है। इनके दरबार में कुछ अन्य विद्वान भी रहते थे, फॉर एग्जाम्पल हलायुद्ध, धनंजय, धनिक, पदमगुप्त। क्लियर। अब ये जो आपको विद्वान बताया, अगर इन राइटरों की कोई बुक्स इतिहास में प्राप्त हो रही होगी तो उन सभी पर क्वेश्चन आया हुआ है लाइन से, या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि साहब जी की फलाने फलाने राइटर ने कौन सी किताब लिखी, ऐसा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अभिधान रत्नमाला, अभिधान रत्नमाला, अभिधान रत्नमाला रिटन बाय हलायुद्ध। किसने लिखी? हलायुद्ध ने। एक और है मृत संजीवनी, अगेन रिटन बाय हलायुद्ध। अभिधान रत्नमाला एंड मृत संजीवनी दोनों किसने लिखी है? हलायुद्ध ने लिखी है। पदमगुप्त भी इन्हीं के दरबार में थे। कौन सी सबसे फेमस बुक बता चुका हूं, नव सहसांक चरित। धनंजय ने लिखी थी दश रूपक, धन 10 रूपों में प्राप्त हो जाता है, कैश भी है, संपदा भी है, संपत्ति भी है, तो 10 रूपक धनंजय। क्लियर। तो ये कुछ विद्वान हैं जो इनके दरबार में थे। इन सभी पर लाइन से क्वेश्चन आया है। मैक्सिमम पुराने पैटर्न में क्वेश्चन आता है कि कृतियां किसकी हैं या राइटर ने कौन सी किताब लिखी हुई, ऐसा क्वेश्चन होता था। अब ये कथन कारण में देने लगे हैं आपको, इनमें से कौन कौन सी कथन सही है, तो इसमें ज्यादा डेटा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। हाँ, ये वाली बुकलेट इनके द्वारा शुरुआत में पढ़ने के दौरान में दिक्कत आएगी, रटवाया जा सकता है, बट आप जब बार बार इसको रिवाइज करोगे तभी आपको बनेगा, अदरवाइज सब घूम फिर जाने वाला था। आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने अनेक जलाशयों और मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है धार की मुंज सागर झील। धार की मुंज सागर झील। झील का निर्माण का क्या महत्व है, एग्जामिनर क्यों बार बार आपसे पूछता है? यह एक अपने आप में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा थी। यहां में जनता को उसकी मूलभूत आवश्यकता की वस्तु या चीजें, जरूरतें हो सके, दैट इज पानी, वाटर, तो सभी को सुलभ हो सके सार्वजनिक रूप से, तो सार्वजनिक जलाशय तो धार में बनवाएगी, दैट इज मुंज सागर। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। मुंज सागर झील इनमें से कहां पर है? 4 ऑप्शन, धार, भोपाल, ऐसे करके आता है। नेक्स्ट वन, मुंज के पश्चात में सिंदूर आ जाते हैं। तो इनके ठीक बाद में इनके पुत्र, सिंधुराज के पुत्र राजा भोज एज अ शासक आते हैं, जो सबसे महानतम शासक कहलाते हैं। तो सिंधु राज के पुत्र कौन? राजा भोज पर तो मान के चलो कि हर पॉइंट पर क्वेश्चन आएगा, पग पग पर क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहले क्वेश्चन होगा राजा भोज पिताजी किस फैमिली से? परमार। कहाँ का परमार? मालवा का। क्लियर। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछने वाले। चलिए, ये सबसे महान शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक करके कहलाने वाले हैं। इनका टाइम कहलाता है
1000 10 से 55 तक का। क्लियर? टाइम इसलिए थोड़ी सा ध्यान रखना कि आप एक साइड इधर पढ़ रहे हो मालवा में राजा भोज, सेम इसी टाइम पर आप देखोगे कि महमूद गजनवी के भारत पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। उसने आक्रमण करने की शुरुआत कर दिया 1000 से, आप देखोगे 1025-26 तक आपको उसके आक्रमण देखने को मिलते हैं भारत पर। इसका मतलब है कि समकालीन, और जब भी कोई समकालीन इत्यादि वगैरह का होगा तो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सबसे टफ क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ जाते हैं। राजा भोज प्रारंभ में परमाणु की राजधानी उज्जैन थी। इन्होंने राजधानी स्थानांतरित करके धार को राजधानी बनाया। इनका संघर्ष लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होने वाला है। लेफ्ट में कौन है? चालुक्य, नहीं कल्याणी की चालुक्य, निचल वाला हिस्सा बादामी है तो बादामी की चालुक्य, कल्याणी की चालुक्य से। राइट साइड में इधर भी होने वाला है, विशेषकर कलचुरी फैमिली के साथ में बहुत जबरदस्त होने वाला है अभी। ठीक, और उसी दौरान फिर अभी बाद में जब ये संघ वंग बनाकर इन पर अटैक करने वाले हैं तो इनका निधन भी हो जाएगा। बताने का आशा ये है कि इनके संघर्ष वगैरह होंगे, लेकिन ये जाने जाते हैं अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए। इन्होंने भी बहुत युद्ध लड़े, बहुत सारे जीते, पढ़िएगा आराम से। प्रारंभिक दौर में इन्होंने कल्याणी के चालुक्य शासक भीम फर्स्ट, भीम फर्स्ट को पराजित किया और उनकी राजधानी अनहिलवाड़ा को लूटा था। इन्होंने कलचुरी शासकों को भी पराजित किया। यही वजह है कि इन दोनों ने संघ बनाकर धार में आक्रमण किया और उसे लूट लिया। इसी दौरान राजा भोज का निधन हो गया। तो ये पूरा पूरा घटनाक्रम कहलाता है। अब इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों पर आप आ जाइए। इनके बारे में जो जानकारी, उदयपुर प्रशस्ति तथा इनकी पुस्तकों से मिलती है साहब। कल्याणकारी कार्यों में इनके भोपाल की बड़ी झील, भोपाल के पास में भोजसर का शिव मंदिर का निर्माण, धार में विशाल तालाब का निर्माण, धार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, जिसे सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सरस्वती प्रतिमा
ब्रिटिश म्यूजियम में है, जबकि भारत सरकार जो सरस्वती सम्मान देती है उसमें जो डिजाइन बना होता है सरस्वती जी वाली जो प्रतिमा बनी होती है वो यही है, सरस्वती सम्मान, वाग देवी की प्रतिमा, माता सरस्वती, वाग देवी, बहुत सारे नाम। क्लियर? नेक्स्ट वन, धार का लौह स्तंभ, ब्रैकेट में लिखो 43 फीट, इनके काल में बना। जबकि राजस्थान चित्तौड़ वाला मंदिर भी इन्होंने इनके ने ही बनवाए क्योंकि उनके क्षेत्र में आता था। इन सभी पर लाइन से क्वेश्चन पूछे गए, सब दिया है नोट्स में, आपको आराम से पढ़िएगा। तो बताने का आशय ये है कि बहुत सारी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हमको देखने को मिलती हैं। ये कल्याणकारी कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, तब से लेके आज तक विरासत के रूप में चले आ रहा है। अभी इनकी तो पुस्तकों पर अपन आए ही नहीं है। पूछा गया है क्वेश्चन कि साहब भोजपुर का शिव मंदिर मेड बाय राजा भोज, है ना। इन सब में अपने आप में बहुत डिटेल है। भोपाल के पास में ही है, भोजसर बोलते हैं, भोजपुर बोल देते, भोजपुर का शिव मंदिर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग वाला मंदिर कहलाता है। हाँ जी, ये रायसेन में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भोपाल के पास में, वहां से जाते हैं अपन, 18-20 किलोमीटर समथिंग कुछ पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो सबसे बड़ा शिव मंदिर, हालांकि इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था, ये बात सही है, लेकिन इतना विशाल का स्ट्रक्चर तैयार करवाया गया था। तो भारत में इससे बड़ा आज भी कोई शिवलिंग वाला मंदिर है ही नहीं, प्राचीन काल का तो भूल ही जाओ था। तो ये उन्होंने उस जमाने में बनाया। एमपी में और व्यापम वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब इसकी हाइट कितनी है। कई क्वेश्चन आए हैं, 52 गजा में ऊंचाई कितनी है, बच्चे सोचते हैं 52 फीट, गलत जवाब है। इसी तरह इसमें पूछ देगा आपसे हाइट कितनी है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हीलियोडोरस गणोत्सव हाइट कितनी, तो बार बार अगर आप गौर करो तो ऊंचाई को लेकर के उसके पॉइंट आउट करके पूछता है। तो क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग देंगे। धार में भी एक लौह स्तंभ में ध्यान रखना, एक दिल्ली का मेहरौली वाला लौह स्तंभ आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, और इसी तरीके से आप पढ़ रहे हो कि धार का लौह स्तंभ, तो ये थोड़ी से महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। ठीक, राजा भोज ने अनेक ग्रंथों की रचना की, अनेक विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की। इसका मतलब है कि अनेक विद्वान ये सब्जेक्टों के ज्ञाता थे, ये मीनिंग निकलता है, जिनमें प्रमुख है आयुर्वेद सर्वस्व, ऑब्वियसली किस पर होगी, आयुर्वेद पर है। समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार, शब्द अनुशासन, सरस्वती कंठाभरण। समरांगण सूत्रधार जो है वह इंजीनियरिंग पर है, वास्तुकला पर है। शब्द अनुशासन ग्रामर पर है। सरस्वती कंठाभरण संगीत पर है, म्यूजिक पर है। युक्ति कल्पतरु, है ना, बहुत सारे विषयों को लेकर उन्होंने लिखा है। और भी है राजमृजांग, व्यवहार समुच्चय, नाम मालिका। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना, शुरुआत में मैंने 4 आपको बताई, इन पर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो विद्वानों के भी संरक्षक थे आप, प्लस स्वयं भी विद्वान थे। ठीक, इनके दरबार में जो एक खास विद्वान था, इनके दादाजी से चला आ रहा था, दादाजी के जमाने से, उसका नाम था धनपाल। ठीक, इस बंदे ने बाद के काल में
दादाजी यानी सियक मुंज वगैरह अपन ने देखा था। इस बंदे ने बाद में अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था, जैन हो जाते हैं। एमपीपीएससी 2020 में इस पर एक क्वेश्चन आया था, यही था वह क्वेश्चन, और इसके पहले तो 50 बार क्वेश्चन आ चुका है जितना मैंने आपको बताया। क्लियर? कि क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ इसी तरीके से था कि ऐसा कौन विद्वान था जिसने बाद में जैन धर्म अपना लिया था, 4 ऑप्शन ऐसे कुछ दिए हुए, वो यही प्रश्न था इनके दरबार में, तो अपना लिया था। तो ये वही है जो चले आ रहे थे। ठीक। राजा भोज के पश्चात में यह वंश कमजोर हो जाता, पूरी तरह समाप्त तो नहीं होगा, परंतु कोई भी ऐसा उल्लेखनीय शासक अपन को नहीं मिलता, फिर पतन की ओर ही जा रहा। बताया आपको कि इन लोगों ने संघ बना के इसको लूट लिया और सारी आग लगा देने वाली सारी चीजें, तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है। इसके पश्चात में कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं है जहां से आप एंड मान सकते हो परमार वंश का। क्लियर? ये था मालवा का परमार वंश अपन ने देखा। अब एक एक डायनेस्टी को, चाहे मालवा का परमार हो, इस तरीके से अपन पढ़ने वाले चंदेलों को, इसी तरीके से कल्चर इत्यादि वगैरह जो भी आएंगे मध्यकाल में आएंगे, उनको एक एक करके देखना पड़ेगा। इन पर एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स मान के चलिए कि आना ही है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेंस में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है सांस्कृतिक उपलब्धियों को। सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले क्वेश्चन को बनाने की बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक, इंट्रो बनाओगे, मेन बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। मेन बॉडी में क्या लिखा जाता है, फील्ड ध्यान रखना, सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्याणकारी शासन, कोई पुस्तकें, कोई निर्माण, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा वाले किए गए कोई कार्य, और आखिरी में लिख देना युद्ध विजय इत्यादि वगैरह। आपकी इतनी ये जो हेडिंग बनी 6, 7, 8, इतने में मान के चलो 200 वर्ड समाप्त हो जाएगा। सिर्फ इतना सा ही पॉइंट है। क्लियर बात है? तो ये चीज थी। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई पूछना, कोई चीज ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। जो छूट भी गया है तो टेंशन ना लें, सब दिया हुआ है आपको इसमें, आप जाकर देखें, सब मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 17 पर आप चले जाइएगा, 16 पर आपको सब मिल जाएगा। क्लियर? हाँ जी। नहीं, इसको नहीं कहा गया सोलंकी वंश, ये वो अलग है, वो गुजरात में आने वाला है। गुजरात का जो चालुक्य वंश है उसके बाद में जो कुछ शासक आएंगे, इन्हीं से निकल कर आएंगे, तो इन्हीं को अपन ने सोलंकी के नाम से कहा जाएगा। ये बात सही है कि बोले सर ये दोनों तो एक ही नजर आते हैं, अलग अलग नाम, बट बीच में एक थोड़ी सी एक सांस्कृतिक धार्मिक उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि हाँ वो एक नई उपाधि धारण करने लगे, बट उत्पत्ति इन्हीं से है वो, पर थोड़ी सा भेद है उनका। एक जनरलाइज वे में जो आपने कहा कि हाँ चालुक्य सोलंकी एक ही है, तो हाँ आप कह सकते हो आप मोटे तौर पर। ठीक। अभी अपन देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जी के राज कवि चंद्रवरदास दास जो आने वाले हैं, उन्हें एक बहुत फेमस किताब लिखेंगे। ठीक। उसमें वो बताएंगे साहब की जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति एक खास विधि विधान से हुई है, यज्ञ कुल से हुई है, यज्ञ कुंड से हुई है। बताएंगे साहब उनमें से भी 4 सबसे खास नाम देखने को मिलते हैं, तो अपन लोग पढ़ेंगे अभी चीजों पर बात करेंगे। तो वहां से बताया कि नहीं साहब हम सूर्यवंशी, हम ये वाले वंशी, हम वो वाले वंशी, तो सब अपने आप में एक जो उपाधि परक व्यवस्था देखने को मिलती है, वो चीज थी और कुछ नहीं। चलिए, तो ये था आपका टॉपिक। क्लियर है? कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दूं फटाफट से, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में मैं बता देता हूँ। बंद कर। सबसे पहली बात की, हर्ष के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी? हर्ष के दरबार में कौन विद्वान रहता था? बाण भट्ट सबसे फेमस विद्वान थे, तो कई तो बाण भट्ट। बाण भट्ट का कोड क्या है? रह गए? को कौन कौन सी किताबें लिखी उसने? बातें, बाण भट्ट, आते, हरचरित, काते, कादम्बरी साहब। क्लियर? तो ये उसकी सबसे फेमस पुस्तक करके कहलाती है। हर्ष की सिस्टर का नाम क्या था? उसका विवाह किससे हुआ था? कहाँ के राजा से हुआ था? कन्नौज। कन्नौज के राजा का नाम क्या था? ग्रहवर्मा। हत्या कौन कर देने वाला है उसकी? शशांक। शशांक किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। शशांक ने कौन सा वृक्ष कटवा दिया?
हर्ष के काल में कौन विदेशी यात्री आया? चीनी। हेनसांग। क्लियर है? हा से हर्ष, हा से हेनसांग। हेनसांग लौटा किस रास्ते से था? लैंड एरिया से ही वह लौटा था। क्लियर? नेक्स्ट वन, सुलेमान किसके काल में आया? मेहर भोज। मेहर भोज को क्या नाम से पुकारता है वो? बौरा करके अपन ने देखा था अभी। मेहर भोज किस फैमिली का था? परमार की गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र या यशराज करके। जबकि वास्तविक संस्थापक, एक सेकेंड, क्लियर है? मुंजी सागर झील किस शहर में है? धार। मेड बाय वक्कपति मुंज। मेरुदंड ने कौन सी बुक लिखी? प्रबंध चिंतामणि। मेरुदंड किस धर्म को मान रहा था? जैन। क्लियर है? नव सहस्रांक चरित्र के लेखक कौन है? नवपद पढ़े हैं आपके बच्चों के, नए नए बच्चे आए हैं, छोटे छोटे से बच्चे क्लास में, तो नवपद। ठीक है, तो नव सहस्रांक चरित्र पदम गुप्त, परिमल साहब जी, इनको ध्यान रखना। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखी? राजा भोज ने लिखी साहब ने। ठीक। धनपाल ने कौन सी पुस्तक लिखी? टेक्निक क्या ध्यान बताई थी कि धन कई रूपों में होता, 10 रूप में, ऐसे ही ध्यान रखना। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी चाहे तो कोडिंग करवा सकते, पर इतने कोड हो जाएंगे कि उन कोड में ही घूम जाओगे आप। तो बिल्कुल एक मध्यम मार्ग अपनाना, एक मिड अप्रोच लेकर चलना, ताकि सारी चीजों का एक संतुलन बना रहे साहब जी आपका। ठीक। राजा भोज के समकालीन चालुक्य शासक का नाम क्या था जिनको पराजित किया था? क्या थी उनकी राजधानी चालुक्यों की? राजा भोज के समकालीन चालुक्य शासकों की दंती दुर्ग की राजधानी, क्या अनिलवाड़ा राजधानी थी? अरे अनिलवाड़ा करके राजधानी थी। भीम वगैरह करके पढ़ा कुछ क्या? ठीक, तो ध्यान रखना, ये नए हो, बिल्कुल बिगिनर हो, अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ना, घर पर प्रैक्टिस करना, तब जाकर अपन को चीजें बनने वाली है साहब। नहीं तो सब रसू गोल है, ब्रह्मांड गोली घूम रहा वाली स्थिति हो जाएगी। इन सभी पर लाइन से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।